द्वारा द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या और उनकी प्रकृति ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमारे पास एक द्विघात समीकरण है और हमें पता करना है कि इसके जो मूल होंगे वो कितने होंगे और वो कैसे होंगे। तो अगर मैं द्विघात समीकरण के बारे में बात करूं तो हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो है a गुणा x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के। अब ये जो द्विघात समीकरण है, इसके जो मूल होते हैं, इसके जो हल होते हैं, वो हमें मिल जाते हैं द्विघाती सूत्र से। जो मैं यहाँ लिखता हूं कि जो द्विघाती सूत्र है वो कहता है कि जो x के जो मान होंगे वो बराबर होते हैं ऋण b धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल। वर्गमूल यहाँ होता है हमारे पास b के वर्ग ऋण 4 गुणा a गुणा c का, और हर में हमारे पास होता है यहाँ पे 2 गुणा a। अब यहाँ पर मूल कितने होंगे और वो कैसे होंगे, वो बिल्कुल बिल्कुल निर्भर करता है इस वर्गमूल के अंदर के व्यंजक पे, यानी कि ये जो यहाँ पे व्यंजक है b का वर्ग ऋण 4ac पर। क्योंकि अगर ये व्यंजक का उत्तर धनात्मक संख्या आता है तो धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल तो होता है जो वास्तविक संख्या हमें मिलेगी, तो यहाँ पर हमें दो मूल मिलेंगे, एक धनात्मक के लिए और एक ऋणात्मक के लिए। तो मैं कह सकता हूं कि अगर b का वर्ग ऋण 4ac अगर धनात्मक है तो हमें यहाँ पर दो भिन्न मूल मिलेंगे और वो दोनों ही वास्तविक होंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि अगर b का वर्ग ऋण 4ac धनात्मक संख्या है तो हमें मिलेंगे दो वास्तविक मूल, और अगर ये जो b का वर्ग ऋण 4ac अगर ये शून्य हमें मिलता है तो शून्य का वर्गमूल तो शून्य ही होगा। अब धनात्मक शून्य कहें या ऋणात्मक शून्य कहें वो तो एक ही बात है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही मूल मिलेगा जो होगा ऋण b बटा 2a। तो अगर b का वर्ग ऋण 4ac शून्य मिलता है तो हमें मिलता है सिर्फ एक ही वास्तविक मूल। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि अगर b का वर्ग ऋण 4ac शून्य है तो हमें मिलेगा एक वास्तविक मूल। हाँ, लेकिन अगर कोई कहता है कि यहाँ पे मैं धनात्मक शून्य से भी निकालूंगा और ऋणात्मक शून्य से भी निकालूंगा तो दो मूल मिलेंगे, पर हाँ दोनों की दोनों जो मूल होंगे वो बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर हमें दो हल मिलेंगे, वो दोनों हल जो हैं वो बराबर ही होंगे, तो मैं कह सकता हूं हमें एक वास्तविक मूल मिलेगा। और अगर अब ये जो b का वर्ग ऋण 4ac है अगर ये ऋणात्मक होता है तो हमें वर्गमूल के अंदर एक ऋणात्मक संख्या मिल जाएगी, और किसी भी ऋणात्मक संख्या का जो वर्गमूल है वो तो हमें नहीं पता है कि वो क्या होता है। हाँ, पर हमें एक बात पता है कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कोई भी वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूं कि हमें यहाँ पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि हमें अगर b का वर्ग ऋण 4ac ऋणात्मक संख्या मिल रहा है तो हमें शून्य वास्तविक मूल मिलते हैं। हाँ, अगली कक्षा में जब तुम जाओगे तो ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल के बारे में तुम पढ़ोगे। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल काल्पनिक होते हैं और ऐसी संख्याओं को हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। तो हमें यहाँ पर दो सम्मिश्र संख्याएं मिलेंगी, एक धनात्मक के लिए और एक ऋणात्मक के लिए, पर वास्तविक संख्या हमें एक भी नहीं मिलेगी। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ कहता हूं कि अगर ये b का वर्ग ऋण 4ac ऋणात्मक है तो हमें शून्य वास्तविक मूल मिलेंगे। तो मूल कितने होंगे और कैसे होंगे वो निर्भर करता है इस b के वर्ग ऋण 4ac पर, और इसी को हम कहते हैं विविक्त कर। तो b का वर्ग ऋण 4ac कहलाता है विविक्त कर, जो तय करता है कि हमें कितने मूल मिलेंगे और वो कैसे मिलेंगे। तो बस यहाँ पे ये वाले द्विघात समीकरण के लिए हमें ये विविक्त कर निकालना है और हमें पता चल जाएगा कि मूलों की संख्या कितनी और उनकी प्रकृति क्या है। तो अब अगर इस समीकरण को मैं इस मानक रूप से मिलाऊं तो हमें यहाँ पर जो a है वो यहाँ मिलेगा ऋण 3। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो a है वो हमें मिलेगा ऋण 3, जो b है वो हमें मिलेगा 5, तो ये जो b है ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर ये जो c है वो है यहाँ पे ऋण 4, तो c हो जाएगा ऋण 4। और हमें निकालना है ये विविक्त कर जो है b का वर्ग ऋण 4ac। तो b है यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग ऋण 4a जो है यहाँ पर ऋण 3, तो ये हो जाएगा a ऋण 3 गुणा यहाँ पर है c और c है यहाँ पर ऋण 4, तो ये हो जाएगा ऋण 4। अब बस इसे हम हल कर लेते हैं। तो ये 5 का वर्ग जो होगा 25, अब ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक ये हो जाएंगे ऋणात्मक, 4 गुणा 3 हो जाएंगे 12 और 12 गुणा 4 हो जाएंगे 48, तो ये हो जाएगा 48। तो हमें मिल रहा है ये विविक्त कर 25 ऋण 48 जो होगा ऋण 23, और ऋण 23 तो एक
ऋणात्मक संख्या है, ये शून्य से कम है। तो अगर हमें विविक्त कर शून्य से कम मिल रहा है, यानी कि हमें मिलेंगे शून्य वास्तविक मूल, यानी कि इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगली कक्षाओं में तुम जानोगे कि ये विविक्त कर जब ऋणात्मक होता है तो हमें एक काल्पनिक संख्या मिलती है। तो यहाँ पर हमें धनात्मक और ऋणात्मक के लिए दो काल्पनिक संख्याओं के लिए दो सम्मिश्र मूल मिलेंगे। पर फिलहाल के लिए हमारे पास है यहाँ पर शून्य वास्तविक मूल।